वेव ऑप्टिक्स में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में इतना ही है जितना हम लोगों ने किया अभी तक। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, एंड दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। डिफ्रैक्शन है क्या? डिफ्रैक्शन अगेन फिर से डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो सिर्फ और सिर्फ वेव्स ही परफॉर्म करती हैं। तो जब लाइट के अंदर डिफ्रैक्शन देखा गया तो और कंफर्म हो गया कि लाइट डेफिनेटली जो है वो वेव है। लाइट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये दोनों फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ वेव्स ही शो करती हैं। तो देखो, इंटरफेरेंस हम लोगों ने किसको बोला था? तो इंटरफेरेंस ही बोला था कि जब 2 या 3 वेव्स, when 2 or 3 or 4 मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। अब सेम फ्रीक्वेंसी बोलो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस बोलो या कोहेरेंट सोर्सेज बोलो, एक ही मतलब हुआ। when they superimpose at a point, resultant intensity varies with respect to position in space। तो वो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वेरिएशन है पूरे के पूरे स्क्रीन पे, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है। डिफ्रैक्शन को हम ऐसे जनरल बोल सकते हैं कि डिफ्रैक्शन एक जनरल टर्म है, और लाइट वेव जब भी किसी कॉर्नर से या किसी छोटे होल से गुजरती है तो उसके कॉर्नर्स की जो एजेस होती हैं, जो होल की जो एजेस होंगी, उन एजेस पे लाइट का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रह जाता है, बल्कि कॉर्नर और एजेस से वो स्ट्रेट लाइन जो है, वो जो वेव है वो बेंड हो जाती है। तो एक तरह से वो जो बेंडिंग लाइट की हो रही है लाइट वेव का, उस बेंडिंग वाले फिनोमेना को हम लोग डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। और डिफ्रैक्शन के फिर हम लोग इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे सपोज अगर हम लोग सनलाइट में खड़े हों तो हमारा शेडो बनेगा, और हमारे शेडो का जो शेप होगा वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर जैसे ही होगा। जैसे सिर है तो सिर जैसा छोटा सा सिर बनेगा, मेन पार्ट हो गया बॉडी का वो अलग दिखेगा, हैंड्स अलग दिखेंगे। कहने का मतलब शेडो भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही फॉर्म होगा जैसे कि हमारी बॉडी है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट रेज जितना पार्ट हमारी बॉडी रोक ले रही है, उसी पार्ट को हम लोग शेडो जोन बोल रहे हैं, और वही दूसरी तरफ फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर तुमसे कहें कि तुमने जो हेयर स्टाइल बना रखा है, क्या वो हेयर स्टाइल दिखाई देगा उस शेडो में? क्यों भाई? तुम कहोगे नहीं, हेयर स्टाइल तो सर मुश्किल है दिखाई देना। या मैं तुमसे सिंपली ये बोलूं कि अपना तुम एक हेयर लो, सिंपल एक हेयर, उस सिंगल हेयर का क्या तुम शेडो बना सकते हो रूम लाइट में या सनलाइट में? तो उस सिंगल हेयर स्ट्रैंड का शेडो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसका कारण ये है कि वो जो सिंगल स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड से वो लाइट बेंड हो जा रही है। मतलब वो जो स्ट्रैंड है वो अकेला शेडो जोन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसके कॉर्नर्स इतने छोटे हैं कि लाइट में बेंडिंग हो रही है। ठीक है ना? तो अभी तक हम लोग यही पढ़ते थे कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब हम उस सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करके सही तरीके से बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस बट इट आल्सो बेंड्स थ्रू कॉर्नर्स। लेकिन बेंड कब होगी? तो बेंड तब होगी जब ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का बनेगा। यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तो शेडो जोन बना रहे हैं, बट जो कॉर्नर्स हैं जहां पे साइज लैम्डा के ऑर्डर में बनेगा तो वहां पे थोड़ा बहुत लाइट बेंडिंग हो जाएगी। ठीक है ना? बोलो। तो बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू कॉर्नर्स, थ्रू ऑब्स्टिकल्स जिनके साइज लैम्डा के कंपेरेबल है इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है ना? सर ये इंटरफेरेंस से कैसे रिलेट कर रहा है? इंटरफेरेंस ऐसे रिलेट कर रहा है क्योंकि जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे ना, इसके इफेक्ट्स निकालेंगे, तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे इंटरफेरेंस में 2 या 3 वेव्स का सुपरपोजिशन लेते हैं, डिफ्रैक्शन का जब हम पैटर्न स्टडी करेंगे, मतलब डिफ्रैक्शन का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की जो एनालिसिस होगी उसमें हम लोग सुपरपोजिशन ही लेंगे। इट इज अगेन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस भी है, सुपरपोजिशन डिफ्रैक्शन भी है। बस ये कि इंटरफेरेंस में जो वेव्स लेते हैं उनका नंबर 2 या 3 हो सकता है, डिफ्रैक्शन में जो वेव्स लेंगे वो लार्ज नंबर ऑफ वेव्स हैं। तो इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है ना? ओके सर। तो इसमें एक लाइन बस ये लिख देना कि व्हेन लाइट वेव encounters an obstacle whose size
is comparable to wavelength of light, then it bends through the obstacle. This phenomena of bending of light is called diffraction. ठीक है, bending of light through corners is called diffraction. इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये देखो, ये कंपैरिजन है एक तरह से कि वो जो वेव आ रही है और वो जो स्लिट है, ये बेसिकली क्या बनेगा, ये स्लिट ही तो बनेगा। और जब ये वेव इस स्लिट से पास हो रही है तो आगे के जो वेवफ्रंट्स हैं, आगे के जो वेवफ्रंट्स हैं उनका शेप कौन डिसाइड कर रहा है, तो उनका जो शेप है वो स्लिट की जो विड्थ है वो डिसाइड कर रही है। ऐसे सोचो कि अगर वो स्लिट बहुत बड़ी है, लैम्डा से काफी बड़ी है, तो अगर लैम्डा से काफी बड़ी होगी, व्हेन b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, इसका डायग्राम नहीं है मैं बना देता हूं। अगर b लैम्डा से बहुत बड़ा है, जो कि हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में ज्यादातर देखने को मिलता है, सॉरी, अगर b की वैल्यू लैम्डा से बहुत बड़ी है तो होगा क्या, जो भी लाइट हम लोग बनाएंगे, मान लो इस तरह से ये लाइट रेज आ रही हैं, तो इसमें से क्या होगा कि कुछ पार्ट आगे निकल जाएगा और बाकी पार्ट जो है वो इधर ब्लॉक हो जाएगा। ये लाइट वेव्स हैं भाई, जितना पार्ट उसका ओपनिंग है वो आगे बढ़ जाएगा और बाकी सारा पार्ट जो है वो पीछे रह जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज, इसको एक तरह से बोल सकते हैं ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है। इसको हम लोग बोल रहे हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, ये जो मैंने नीचे बनाया हुआ है। और जो ऊपर दिखाया हुआ है वो है डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन में तुम ध्यान से देखो तो प्लेन वेव फ्रंट है तो आगे भी प्लेन ही वेव फ्रंट है। इसको बोल सकते हैं दिस इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस केस में तुम देखोगे किसी तरह की बेंडिंग नहीं है, आगे हमको शेडो मिलेगा, जो भी शेडो मिलेगा ये लाइट मिलेगी। लेकिन अगर हम उस स्लिट की जो साइज है, उस स्लिट के साइज को अगर हम छोटा करते जाएं, ये वाला जो स्लिट साइज है अगर हम इसको छोटा करते जाएं तो हम लोग देखते हैं कि बेंडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। और यही ऊपर एक कंपेरेबल दिया हुआ है कि जितना हम उस स्लिट को छोटा करेंगे तो वो वेवफ्रंट जो है वो उतना ही स्फेरिकल होता जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो आगे की तरफ वेव जा रही है इसी वेव को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्टेड वेव्स। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो कॉर्नर है, उस स्लिट के जो कॉर्नर है, जैसे जैसे वो छोटा होती जाएगी स्लिट तो ओपनिंग कम होगी, ओपनिंग कम होगी तो डिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले तो तुमको ये बात क्लियर होनी चाहिए माइंड में थोड़ी सी कि डिफ्रैक्शन है क्या। ठीक है ना,
अगर कोई हमसे पूछे कि भाई ये बताओ कि ये वाला जो डायग्राम बनाया है क्या इसमें डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि इसमें भी डिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन क्या होगा कि इस केस में डिफ्रैक्शन की जो इफेक्ट्स हैं वो हमको नजर नहीं आएंगे। क्यों नजर नहीं आएंगे? क्योंकि जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स हैं वो हमारी मेन लाइट के सामने निग्लिजिबल हैं। ऐसे समझो, ऐसा नहीं कि लाइट रे नीचे वाले में बेंड नहीं हो रही है, नीचे वाले में भी बेंड हो रही है, लेकिन वो जो बेंड वाली लाइट है वो हमको नजर नहीं आएगी, हमको मेन वाली नजर आएगी, क्योंकि मेन वाली ज्यादा है। ऊपर वाले फिगर्स में क्या हुआ, ऊपर वाले फिगर्स में हम साइज छोटा करते जा रहे हैं, तो डिफ्रैक्शन वाली जो लाइट है वो हमें परसेप्टिबल हो रही है, मतलब वो हम परसीव कर पा रहे हैं। क्लियर है? बताओ इतनी बात यहां तक, फिर आगे बढ़ूं। सबसे पहले मैंने ये बताया व्हाट इज डिफ्रैक्शन। व्हाट इज डिफ्रैक्शन में तुम ये एक लाइन लिख सकते हो अगर बोर्ड वोर्ड में आती है तो, और इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हो। बताओ। क्लियर है? अब इसमें क्या है ना, हम लोगों के सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट है और उसके रिजल्ट्स हमको ध्यान रखने हैं, और वो एक्सपेरिमेंट है, उसको बोलते हैं द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वो यंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बट ये है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है? तो उस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमको करना क्या है, उस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखो होता क्या है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी में डिफरेंस आता है, जो हमको रिजल्ट आता है, मैं पहले रिजल्ट बता दे रहा हूँ, फिर रिजल्ट कैसे आया फिर उस पर आएंगे। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है सामने तुम स्क्रीन पे देखो, तो ये रिजल्ट वाईडीएसई जैसा नहीं आ रहा है। क्यों भाई? वाईडीएसई और इसके रिजल्ट में कुछ डिफरेंस आ रहा है। वाईडीएसई में खास बात ये थी कि जितनी भी इंटेंसिटी का ग्राफ आ रहा था वो ग्राफ यूनिफॉर्म आ रहा था, और ये जो फ्रिंजेस आ रहे थे ये इक्वल विड्थ के आ रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेंटर वाला जो फ्रिंज है वो सबसे ज्यादा ब्राइट है। देखो तो सेंटर वाला फ्रिंज सबसे ज्यादा ब्राइट है, उस पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। बाद में जो ब्राइट आ रहे हैं वो हल्के हल्के से क्या हो जा रहे हैं, वो फेड होते जा रहे हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से जो भी एनर्जी इंसिडेंट हुई इस पार्ट से, इस पार्ट से जो भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उस एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो तो बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो बीच में एग्जिस्ट कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है ना? ऑलमोस्ट 60-65% तक की जो एनर्जी है वो इसी में कॉन्सेंट्रेटेड होगी, और बाकी दोनों तरफ जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है? तो इसको स्टडी हम लोग कैसे करेंगे, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग, इसको स्टडी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो प्रोसेस ये है कि वो जो सिंगल स्लिट है, ध्यान से देखो ये वाली, ये जो सिंगल स्लिट है, हमको स्टडी ये करना है कि हर एक एंगल पे यानी हर एक थीटा पे इंटेंसिटी का क्या फंक्शन है। ठीक है ना? अगर हमें इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे मिल जाएगी तो हमें ये ग्राफ मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे यानी ये जो स्लिट है, इस स्लिट को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इस स्लिट के अंदर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज हैं। तो वो हाइगेंस ने ये बोला था ना कि कोई भी वेवफ्रंट हो, उस वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी को हम क्या पॉइंट सोर्सेज की तरह ले सकते हैं। तो तुम ऐसे मान के चलो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे वो जो स्लिट दी हुई है, ये जो स्लिट बनी हुई है ध्यान से देखो, इस स्लिट के बीच का जो गैप है, स्लिट के बीच का गैप है बी, उस गैप में हमने एन सोर्सेज एज्यूम कर लिए हैं। ठीक है? और हम मान के चल रहे हैं कि हर एक सोर्स से, हर एक सोर्स से थीटा एंगल पे लाइट निकल रही है।
लाइट तो सारे हर जगह निकल रही है, बट हम जो स्टडी कर रहे हैं वो थीटा एंगल पे स्टडी कर रहे हैं। तो इन सभी सोर्सेज से जो लाइट वेव्स एमिट हो रही हैं थीटा एंगल पे, ये सारी की सारी पी पॉइंट पे, इसको मान लेते हैं कि दिस इज पी पॉइंट, ये सारे के सारे पी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, और इन सबका जो रिजल्टेंट आएगा वो वहां की इंटेंसिटी बनेगी। ठीक है ना? तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो डिफ्रैक्शन है, यहाँ पे बोल सकते हैं दैट डिफ्रैक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं, रिजल्टेंट मत लिखो, सुपरपोजिशन लिखते हैं। डिफ्रैक्शन इज सुपरपोजिशन ऑफ large number of coherent waves। इंटरफेरेंस भी सुपरपोजिशन है, इंटरफेरेंस के लिए बोला था इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ 2 और 3 waves, एंड डिफ्रैक्शन इज सुपरपोजिशन ऑफ फैमिली ऑफ वेव्स। ऐसे समझ लो, फैमिली ऑफ वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है? तो अब देखो इसको निकाल कैसे रहे हैं हम लोग। अब ऐसे देखो कि वो जो पॉइंट सोर्स 1 है, अब देखो इसमें कैलकुलेशन ऐसे कर रहे हैं कि सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, ये सारे के सारे सोर्सेज जो हैं ये आपस में d डिस्टेंस पे हैं। हर एक सोर्स के बीच में, दो सोर्स के बीच में d का डिस्टेंस है, और ये सारी की सारी वेव्स कहाँ जा रही हैं? ये सारी की सारी वेव्स जा रही हैं टुवर्ड्स पॉइंट P। समझना ध्यान से। तो अब ये बताओगे कि पॉइंट 1 से जो वेव जा रही है, ये वाली वेव, और पॉइंट 2 से जो वेव जा रही है, तो 1 और 2 के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? कैसे निकाल सकते हैं पाथ डिफरेंस? बताओ। जैसे YDC में निकालते थे। जैसे YDSE में निकालते थे, ये वाला पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 1 और 2 के बीच में अगर पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा है, तो 1 और 3 के बीच में कितना आएगा? 2d साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 और 2 में पार्ट डिफरेंस आया है d साइन थीटा, तो 1 और 2 में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। अच्छा, डी और बी में क्या रिलेशन लिखेंगे, बताओगा कोई? डी और बी में क्या रिलेशन होगा? D is equals to B by N. n माइनस D वन, equal to B by N. n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी बनेगा। n नहीं होगा, n माइनस वन होंगे ना, गैप। बताओ। Yes sir, yes sir. हालांकि n जो है वो बहुत लार्ज है, n कैसा है? लार्ज है। तो n अगर लार्ज है तो इसको n इंटू डी भी बोल सकते हैं, चलेगा। तो ये वैल्यू देखो क्या आएगी, ये आएगी 2 पाई बाई लैम्डा, डी की जगह वैल्यू आ जाएगी b बाई n और साइन थीटा। इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसको बार बार ना लिखना पड़े पूरा का पूरा, तो इसको हम लोग फाई लेट कर लेते हैं। तो इसी तरह से बताओगे कि डेल्टा एक्स 13 कितना होगा? तो डेल्टा एक्स 13 होगा 2d साइन थीटा, तो डेल्टा फाई 13 कितना होगा? तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 2 फाई होगा। पहले इतनी बातें जो बोर्ड पे लिखी है, जितनी बातें लिखी हैं स्क्रीन पे, ये बताओ इसमें कोई डाउट है तो। हम क्या करने वाले हैं, हम उस सिंगल स्लिट की वजह से थीटा एंगल पे इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। उसके लिए क्या किया, उस गैप को हमने एज्यूम किया कि उस गैप के अंदर n सोर्सेज हैं, n सोर्सेज इक्वली स्पेस्ड, कोई भी दो सोर्स के बीच में डिस्टेंस हमने स्मॉल d लिया हुआ है, और वो जो पूरा का पूरा गैप है उसको हमने b लिया हुआ है। ठीक है? तो कॉन्जिक्यूटिव सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस d है, तो अगर n सोर्सेज हैं तो n-1 गैप बनेंगे, तो n-1 इंटू डी को हम लोग b लिख सकते हैं। फिर उसको nd लिख दिया बिकॉज n हमने बहुत लार्ज लेना है। तो अभी मैंने सिर्फ 1 2 के बीच में फेज डिफरेंस लिखा है, 1 3 के बीच में लिखा है, और सिमिलरली क्या 1 और n के बीच में भी लिख सकते हैं? तो यहां से y1 इक्वेशन हो जाएगी a साइन ओमेगा टी, y2 इक्वेशन हो जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसी तरह से y3 इक्वेशन हो जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस 2 5, और ऐसे ही करते जाएं तो y n
हो जाएगी a sin ओमेगा टी प्लस n-1 इंटू 5। बताओ यहाँ तक क्लियर है? तो अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट का मतलब होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn। तो अब तुम बताओ, तुमने मैथ में कुछ पढ़ा है इसको ऐड करने का कोई तरीका? a sin ओमेगा टी प्लस a sin ओमेगा टी प्लस 5 और करते जाओ sin 5/2 से मल्टीप्लाई ओमेगा टी प्लस 2 sin n-1 5। तो सॉल्विंग वी गेट y रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ? तो इसको अगर हम ऐड करेंगे ना तो ये रिजल्ट बनना चाहिए। बताओ, तो पूरी की पूरी सीरीज है, उस सीरीज को अगर हम ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। अब इसके साइन वाले टर्म से हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये जो पहला वाला टर्म इसका लिखा हुआ है ये हमें चाहिए, और ये पहला वाला टर्म ही इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है ना? तो अब यहां से तुम देखो ध्यान से, एम्पलीट्यूड आर ऑफ रिजल्टेंट वेव, केवल एम्पलीट्यूड अगर लिखें तो ये एम्पलीट्यूड आ रहा है ए साइन ऑफ n5/2 अपॉन साइन ऑफ 5/2। ठीक है? तो वैसे बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, k टाइम्स आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी k टाइम्स a स्क्वायर देन साइन स्क्वायर n5/2 अपॉन साइन स्क्वायर 5/2। देखो चेक करो, तो आई रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन आएगा के ए स्क्वायर। अब इसमें मैं एक काम ये करता हूँ कि एन स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक एन स्क्वायर ऊपर, तो साइन स्क्वायर n5/2 अपॉन नीचे भी n5/2 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है? तो इसको मैं रिप्लेस करके लिख रहा हूँ k टाइम्स a इंटू एन का होल स्क्वायर, और इसको लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, और ये a इंटू एन का स्क्वायर ध्यान से देखो तो a0 स्क्वायर बन जाएगा। देखो अगर वेव का एम्पलीट्यूड a0 है, ध्यान से समझना, तो हमने क्या किया था, ओरिजिनल वाली वेव को n पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हर एक का एम्पलीट्यूड a लिखा था। तो अब अगर a टाइम्स n कर देंगे तो क्या वो ओरिजिनल वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा? क्यों भाई? तो a इंटू एन की जगह a0 आ जाएगा, और फाइनली ये जो हमारा रिजल्टेंट फॉर्मूला आएगा जो हमें ध्यान रखना है उसको भी लिख देते हैं I0, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन तक हमको पहुंचना था। बीटा की वैल्यू लिख दो, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू है n5/2, तो 5 की वैल्यू रख दो। 5 हमने कितना लिखा था ऊपर, 5 की वैल्यू लिखी थी, यहां से देखो 2π/λ b/n, ये था 2π/λ b/n और साइन थीटा, साइन थीटा। तो देखो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी π/λ इंटू बी साइन थीटा। तो ये हमारे सामने रिजल्ट आया निकल के। हालांकि इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा बोर्ड में, तो रिजल्ट जरूर ध्यान रखो इसका।
रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, ठीक है ना। अब ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना सबसे पहले, जो इमेज उठा के डाली है, ये एक तरह से इसी फंक्शन का ग्राफ है। ये वो जो फंक्शन हम लोगों ने निकाला है वो इसी का ग्राफ है, ये ग्राफ है उसका। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से बताओ। थोड़ा सा ऊपर कर दी। ठीक है, अब आगे जिसको भी हम बोलेंगे मैक्सिमा बोलें या मिनिमा बोलें, तो मैक्सिमा मिनिमा हमें इसी से निकालनी है, ये जो हम लोगों ने फाइनली रिजल्ट फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखें, नीचे नोट करके, तो पहले सबसे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ स्क्रीन पे क्या है। तो ये बताओ, सेंटर ऑफ स्क्रीन का मतलब थीटा इक्वल टू 0 हो गया ना, क्यों भाई? सेंटर ऑफ स्क्रीन का मतलब थीटा इक्वल टू 0। तो तुम ध्यान से देखो, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो क्या बीटा भी 0 होगा? और अगर बीटा भी 0 है तो क्या लगता है तुम्हें, साइन बीटा अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी व्हेन बीटा इज 0? क्या ये 1 बनेगी? और वहां से अच्छा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? आई नॉट। आई नॉट आ रही है यानी कि मैक्सिमा आ रही है, ठीक है। और इसी मैक्सिमा को हम लोग क्या नाम देंगे आगे से? वी कॉल इट सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंटर ऑफ स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है एट थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट में अदर मिनिमाज। अब अगर हमें और दूसरे मिनिमा कहाँ बन रहे हैं वो निकालना है, तो देखो मिनिमा का मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0। अब देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 का मतलब हुआ कि साइन बीटा 0 हो जाए, क्योंकि अगर साइन बीटा 0 हो जाए तो इंटेंसिटी 0 बन जाएगी। अब साइन बीटा 0 का मतलब हुआ बीटा की वैल्यू एम पाई हो जाए। तो बीटा कितना निकाला है हम लोगों ने? बीटा निकाला है पाई बी पाई लैम्डा साइन थीटा। तो यहाँ से तुम ध्यान से देखो, तो कंडीशन आ रही है बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, या फिर लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा अपॉन बी। यानी ये कौन से थीटा आ जाएंगे? एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? एम की वैल्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। एम की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से जाएगी। ठीक है ना, यानी जैसे m की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, तो तुम ध्यान से देखो साइन थीटा कितना आएगा? साइन थीटा आएगा लैम्डा बाई बी। तो ये हो जाएगी एक तरह से एंगुलर पोजीशन। किसकी एंगुलर पोजीशन होगी? एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। इसी तरह से m इक्वल टू 2 अगर है, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 2 लैम्डा बाई बी। तो ये हो जाएगी एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड मिनिमा। तो डिफ्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में क्या है ना, ये जो सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है, उसमें मुझे लगता है 99% क्वेश्चन तो तुम्हें इसी फॉर्मूले पे मिलने वाले हैं, क्योंकि उसमें मिनिमा की पोजीशन ज़्यादा पॉपुलर है, मैक्सिमा की पोजीशन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमा जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं आती है। मैक्सिमा की पोजीशन हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे कि वो डिफिकल्ट है निकालना, मिनिमा की पोजीशन आसानी से निकल आती है। देखो, तो डिफ्रैक्शन का जो सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें मिनिमा ही इंपॉर्टेंट है, और ये रही कंडीशन फॉर मिनिमा। देखो
साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई बी। सेंटर पे मैक्सिमा है और उसके बाद फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा दोनों तरफ बनेंगे। ठीक है ना। इन्हीं के हम लोग चाहें तो नाम लिख सकते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा फर्स्ट मिनिमा, ये हो जाएगा सेकंड मिनिमा, इसी तरह से थर्ड मिनिमा। तो ये जो साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई बी लिखा हुआ है ये इन्हीं मिनिमा की पोजीशंस हैं। ठीक है ना, इन्हीं मिनिमा की पोजीशंस हैं वो। देख लो एक बार ध्यान से। सेकंड पॉइंट क्लियर है। और यस सर। अगर हम लोग और मैक्सिमा निकालें, अदर मैक्सिमास, तो देखो कैलकुलस पढ़ लिए, पढ़ रहे हो आजकल क्यों भाई? यस। कैलकुलस में तुमने ग्लोबल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा ये सब सुना है? नहीं सुना है? नहीं सर। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो जैसे ये जो फंक्शन तुम्हें दिख रहा है ना, इंटेंसिटी का फंक्शन, सपोज करो ये कोई ग्राफ है। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इस ग्राफ में टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस कहाँ कहाँ पे होगी, तो तुम ध्यान से देखो तो इसका इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन सभी पॉइंट्स पे उसका टेंजेंट जो है वो वर्टिकल है या नहीं है? तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है, क्या सारे पॉइंट मैक्सिमा है? तो देखो सारे मैक्सिमा कैसे हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। ये वाला जो पॉइंट आ रहा है दिस इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा। और ये जो मैक्सिमा आ रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। तो मैंने ग्राफ से समझा दिया तुम्हें क्या होते हैं ये। ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है कि फंक्शन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू, और लोकल मैक्सिमा का मतलब होता है कि उसके नेबरिंग वैल्यूज से ज्यादा वैल्यू। तो जब हम dy बाई डी एक्स जीरो करते हैं तो हमको कौन सी वैल्यू मिलती है? ग्लोबल मिलती है कि लोकल मिलती है या दोनों मिलती हैं? जब हम इसका डेरिवेटिव जीरो करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे? ग्लोबल मिलेंगी, लोकल मिलेंगी, या दोनों मिल जाएंगी? दोनों। दोनों ही मिलेंगी। ठीक है ना। तो अब देखो, अब अगर हमें लोकल मिनिमा मैक्सिमा निकालनी है, क्योंकि ग्लोबल तो एक ही है, इसमें ग्लोबल एक ही है थीटा इक्वल टू जीरो पे, तो अदर मैक्सिमा अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास हम ये कर सकते हैं कि डी आई रिजल्टेंट अपॉन डी बीटा को जीरो कर सकते हैं। तो जरा इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, बताओ क्या आता है। आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, इसको जीरो करके जरा बीटा की वैल्यू निकालो क्या आती है। करो थोड़ा सॉल्व, बताओ। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आएगा बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा। अब देखो बीटा इक्वल टू टेन बीटा जो इक्वेशन है, ऑब्वियसली इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो ऐसे सिंपल नहीं होंगे जैसे हम लोगों ने मिनिमा के लिए लिख दिए हैं। इसीलिए ये जो मैक्सिमा वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कम हो जाता है, मैक्सिमा की पोजीशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब अगर हमसे कहा ही जाए कि कौन से पॉइंट होंगे जहाँ पे ये मैक्सिमा आएगा, तो हम बस ये है कि ग्राफ बना के थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि कहाँ होगा। तो हम लोग y ग्राफ, इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 10। हाँ बस बस वही तरीका है। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू टेन बीटा दोनों के ग्राफ बनाते हैं, और जहाँ पे वो ग्राफ कट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा। एक सेकेंड,
ऐसे समझ लो कि ये हमने tan बीटा बना दिया है और ये हो गई y इक्वल टू tan बीटा। y इक्वल टू बीटा। y इक्वल टू बीटा, ये हो गया y इक्वल टू बीटा और ये y इक्वल टू tan बीटा। तो अब ये दोनों कर्व जहां जहां कट कर रहे हैं, तो देखो ये तो पॉइंट हो गया ग्लोबल मैक्सिमा, क्यों? जो थीटा इक्वल टू 0 वाला है, ये पॉइंट बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा, ये पॉइंट बनेगा सेकंड मैक्सिमा, इस तरह से। और ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं ध्यान से देखो जरा, तो ये वाला पॉइंट है पाई, ये वाला पॉइंट है 2 पाई, है या नहीं है? ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस पाई, यानी ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट मिनिमा वाला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये सेकंड मिनिमा वाला पॉइंट है या नहीं है? तो ये जो मैक्सिमा की पोजीशन है ध्यान से देखो, तो ये मैक्सिमा दोनों के एग्जैक्टली बीच में नहीं है, जैसे कि YDAC में हो रहा था। ये जो मैक्सिमा आ रहा है ये दोनों मिनिमा के एग्जैक्टली बीच में नहीं आ रहा है। ठीक है ना? सिर्फ इसके लिए बोल सकते हैं कि फर्स्ट मिनिमा के बीच में आ रहा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। लेकिन बाकी सारे जो मैक्सिमा आएंगे आगे वाले भी, वो दो मिनिमा के एग्जैक्टली बीच में नहीं है, तो इसलिए उनकी पोजीशंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट ऐसे ही बना दो कि ये हो गया फर्स्ट मैक्सिमा, ये हो गया सेकंड मैक्सिमा, इस तरह से। ठीक है, यहीं तक देख लो, आज यहीं तक रखते हैं। तो एक बार स्टार्टिंग से दिखा दीजिए वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ मैं दिखा रहा हूँ। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ से था, देखो। तो थोड़ा नीचे इमेजेस में भेज दूंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, आज लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। यस।